Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। लास्ट टर्न हम लोगों ने बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस करा था, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट हमने डिस्कस किया था, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन। हमको दो फोर्स और डिस्कस करने, क्योंकि इस चैप्टर में ये फोर्सेस आने वाले हैं, इनका एप्लीकेशन होने वाला है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई, कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। बेसिकली यही हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम आगे चल के फ्री बॉडी डायग्राम बना सके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो। फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको शॉर्ट में हम FBD कहते हैं, वो क्या होता है आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो तीन फोर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक वेट, दूसरा टेंशन और तीसरा नॉर्मल रिएक्शन लास्ट क्लास में। अब चौथा फोर्स डिस्कस करते बेटा फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स, यहां हम केवल डायरेक्शन की बात करेंगे, बाकी इसको डिटेल में पूरा हम लोग आगे कहीं इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, केवल ये डिस्कस करना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स दो टाइप के होते बेटा, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों केस के लिए देखते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। सिंपल सा ये टॉपिक है बेटा। फिर नेक्स्ट फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग पे आएंगे। सपोज कर लो ये कोई बॉडी है, रेस्ट में है और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फिर भी ये रेस्ट में है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन सफिशिएंट फोर्स नहीं है, सफिशिएंट फोर्स नहीं है, इसलिए ये रेस्ट में है। तो जब भी बॉडी रेस्ट में होगा, उसके अंदर मोशन की टेंडेंसी है, लेकिन मोशन नहीं है। इस फोर्स की वजह से ये इधर मूव करना चाहता है, यानी मोशन की टेंडेंसी है, लेकिन मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये इसके मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होगा, यानी जिधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और बॉडी रेस्ट में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे हम केवल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, बाकी ये कितना होगा कितना नहीं होगा, इससे अभी हमको कोई लेना देना नहीं है। ये कह सकते हैं रेस्ट में है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। दूसरा, अगर बॉडी मूव कर रहा है, सपोज कर लो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर और ज्यादा डिटेल में लिखना चाहते हो तो इसको FS यानी स्टैटिक फ्रिक्शन लिख सकते हैं, इसको FK या काइनेटिक फ्रिक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे केवल हमको यही डायरेक्शन समझना है, बाकी इससे ज्यादा डिटेल में हम जब फ्रिक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो कम से कम 3-4 लेक्चर चलेगा, वहां पे हम डिटेल में जाएंगे। अभी बस डायरेक्शन की बात समझ लीजिए। अगर बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन जिधर बॉडी के मोशन की टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर बॉडी मोशन में है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब लास्ट फोर्स पे आते बेटा, फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, यानी कोई स्प्रिंग है वो कितना फोर्स लगाता। अगर किसी बॉडी को स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है तो वो कितना फोर्स लगाता है, उसको हमको डिस्कस करना, यानी और उसका डायरेक्शन क्या होगा। पांचवा क्या है भाई,
फोर्स applied by spring। तो स्प्रिंग फोर्स कैसे अप्लाई करता बेटा? इसके फोर्स का फार्मूला कैपिटल एफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके फोर्स का फार्मूला क्या होगा? के एक्स। स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई करेगा कैपिटल एफ, उसके लिए फार्मूला क्या भाई? के एक्स। जहां पर के क्या है बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसी को फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। फोर्स कांस्टेंट। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होगा? तो ये यहीं से हम देख सकते हैं के इक्वल टू क्या हो गया? एफ अपॉन एक्स, यानी न्यूटन पर मीटर। तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। भाई के को यहीं से डिफाइन कर सकते हैं ना, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। एफ का यूनिट हो गया न्यूटन और एक्स का यूनिट हो गया मीटर, वो अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो -1 आ गया। अब इस के को डिफाइन कैसे करते हैं उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले एक्स को डिस्कस कर लें। एक्स क्या है? एक्स इज एक्सटेंशन और compression in spring। एक्स क्या बेटा? स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन। एक्सटेंशन माने स्प्रिंग को हमने खींच दिया बाहर की तरफ, यानी लेंथ में जो इंक्रीज हुआ। कॉम्प्रेशन यानी स्प्रिंग को दबा दिया, यानी लेंथ में जो डिक्रीज हुआ, वही ये एक्स है। तो अब ये एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन कैसे, और ये फार्मूला फोर्स का कैसे लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, दो एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। एक सपोज कर लो स्प्रिंग है, इसमें न तो एक्सटेंशन है न तो कॉम्प्रेशन है, ये ऐसे हैंग कर रहा है। अब अगर यहां से किसी बॉडी को हम हैंग कर दें, क्या करें भाई? किसी बॉडी को हैंग कर दें तो जो स्प्रिंग का लेंथ होगा बेटा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा भाई? स्प्रिंग का लेंथ बढ़ जाएगा। तो ये जो जितना लेंथ इंक्रीज किया यही है एक्स, और एक्स इस केस में क्या है? एक्सटेंशन। पहले अपने नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग था, जब हमने ब्लॉक हैंग किया तो मान लो एक्स लेंथ से बढ़ गया, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? एक्सटेंशन। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ। और जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा बेटा तो वो ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है, यानी स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन ये होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और ये फोर्स होगा कितना? इसको अगर हम F नाम दे दें तो फार्मूले से क्या हो गया भाई? F इक्वल टू के एक्स, जहां के क्या? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमको गिवन होगा, और x एक्सटेंशन। जब स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा, तो फोर्स किधर लगेगा? स्प्रिंग की तरफ लगेगा। स्प्रिंग अपने तरफ ऑब्जेक्ट को खींचेगा और फोर्स का फार्मूला ये होगा।
अब यही स्प्रिंग मान लो कॉम्प्रेस किया गया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्प्रिंग है और इसको यहां पे फिक्स किया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट के अपने नेचुरल लेंथ में है बेटा। ये स्प्रिंग क्या है? अपने नेचुरल लेंथ में। अब इसके ऊपर कोई बॉडी हम रख दें तो क्या होगा? दब जाएगा स्प्रिंग, और दब जाएगा तो फाइनली मान लो स्प्रिंग ऐसे हो गया। ये हो गया भाई, हमने ब्लॉक रखा, स्प्रिंग ऐसे हो गया। तो अब देखो इस केस में क्या हो रहा है बेटा? स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गया, स्प्रिंग का लेंथ डिक्रीज कर गया, कॉम्प्रेस कर गया। यही एक्स है, एक्स क्या हो गया? कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग। तो इस केस में स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाएगा? अपने से दूर, अपने से अवे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फार्मूला फोर्स का वही होगा भाई। फार्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू के एक्स। क्या होगा फार्मूला भाई? F इज इक्वल टू के एक्स। यहां पर x क्या होगा? कॉम्प्रेशन, और k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। कुछ एक क्वेश्चंस इस पे हम लोग करेंगे बेटा, लेकिन पहले इस k के डिफिनीशन को समझ लें। k स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट है, इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। लेकिन ये है क्या? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करना बड़ा सिंपल है k को। ये आप इस तरीके से ध्यान में रखिए कि अगर कोई स्प्रिंग मोटा है बेटा, यानी जिस वायर से बना है वो क्या है? मोटा है, तो उस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट लार्ज होगा। उस केस में क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट लार्ज होगा। स्प्रिंग किसी हार्ड मटेरियल का बना है तो उस केस में के लार्ज होगा। और स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? तो पहले कंपैरिजन हम करके बता दें। ये जैसे स्प्रिंग है बेटा, एक स्प्रिंग ये ले लें और एक स्प्रिंग ये ले लें। तो अब देखो, इसका स्प्रिंग पतला है, इसका स्प्रिंग मोटा है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट लार्ज होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ग्रेटर होगा। भाई पेन में भी देखते होगे, जब कुछ पेन आता है उसको ऐसे दबाते हैं तो रिफिल नीचे आ जाता, फिर दबाएंगे रिफिल ऊपर चला गया। तो उसमें भी पतला सा स्प्रिंग लगा होता है, उसका के बहुत स्मॉल है। मोटरसाइकिल में जो स्प्रिंग लगता है शॉकर में, उसका के और लार्ज होगा। कार में स्प्रिंग लगता है, उसका के और लार्ज होगा क्योंकि वो और मोटे वायर से बना था। ट्रेन में भी शॉकर लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है भाई, वो बहुत ज्यादा मोटे वायर से, या आपको लगेगा देखने में कि यार वो वायर नहीं है, रॉड है। रॉड को बेंड करके बनाया जाता है, इसी तरीके से बेंड करके बनाया जाता है, उसका के और ज्यादा लार्ज होगा। यानी स्प्रिंग जितना मोटा होगा उसका के उतना ही लार्ज होता जाएगा। तो पहले तो मोटाई पे डिपेंड कर रहा, दूसरा मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा बेटा। एक स्प्रिंग कॉपर का बना, एक आयरन का बना, तो आयरन वाले का के ज्यादा होगा। आयरन वाले का के ज्यादा होगा क्योंकि आयरन का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज्यादा होता है कॉपर के रिस्पेक्ट में। अब ये सब जो वर्ड यूज किए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये चीजें क्या है। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। दूसरा, ये स्प्रिंग का जो दो टर्न के बीच का डिस्टेंस बेटा, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर ये दो टर्न के बीच का स्पेसिंग, दो टर्न के बीच का स्पेसिंग जिसको पिच कहते हैं, वो लेस होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट लेस होगा, और वो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट मोर होगा। तो ये तो
इन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। लेकिन के को डिफाइन कैसे करते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या, kx। भाई के को हमने पहले कभी नहीं सुना, यहीं आके सुन रहे हैं इसी फार्मूले में। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी बेटा किसी फार्मूले में अपीयर होती है तो हम वहीं से डिफाइन करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। यानी एक स्प्रिंग को हम खींचें या दबाएं तो जितना ज्यादा खींचेगा या जितना ज्यादा दबेगा उसके लिए उतना ही फोर्स ज्यादा लगाना होगा। इसका मतलब जो फोर्स है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने रख दिया जिसको के कहा। अब ये जो के है वो इस स्प्रिंग का प्रॉपर्टी है। क्या है ये, इस स्प्रिंग का प्रॉपर्टी स्प्रिंग के मटेरियल का, स्प्रिंग के वायर के मोटाई का, स्प्रिंग के दो टर्न के बीच के डिस्टेंस का, टेम्परेचर का भी ये फैक्टर होता है। तो ये एक कांस्टेंट है गिवन स्प्रिंग के लिए। अब के को यहां से डिफाइन करें तो के क्या हो गया भाई, F बाई एक्स। यहां से हमको न्यूटन यूनिट मिल गया के का, क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। यूनिट क्या हो गया बेटा, न्यूटन पर मीटर। अब यही चीज बता रहा कि किसी स्प्रिंग का के हम कैसे निकालें। तो के निकालने के लिए हम सर्टेन फोर्स लगाएंगे ताकि इसका एक्सटेंशन 1 हो जाए। तो एक्सटेंशन 1 होने पे जितना फोर्स लगाना पड़ा उसी को हम क्या कहेंगे, उस स्प्रिंग का के। या कॉम्प्रेशन 1 होने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ा उसी को हम क्या कहेंगे, उस स्प्रिंग का के। तो सपोज कर लो कोई स्प्रिंग है इस तरीके से। अब हमको इसका के निकालना है। तो इसका के निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है बेटा। पहला, इस स्प्रिंग को हम एक्सटेंड करें फोर्स लगा के, ये फोर्स लगाए और ये F ऐसा होना चाहिए कि एक्सटेंशन क्या हो जाए, 1 हो जाए। एक्सटेंशन क्या हो जाए बेटा, 1 हो जाए। तो उस केस में x को क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो जो भी F है वही k हो जाएगा। अब वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है। जो भी वैल्यू पुट करोगे, अगर यहाँ 1 मिलीमीटर पुट करोगे तो ये न्यूटन पर mm हो गया के। 1 सेंटीमीटर पुट करोगे तो न्यूटन पर सेंटीमीटर हो गया। 1 मीटर अगर खींचोगे इसको तो न्यूटन पर मीटर हो गया। वैसे न्यूटन पर mm को भी न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब स्प्रिंग यार होगा 10 सेंटीमीटर का तो 1 मीटर तो खींच नहीं लोगे, स्प्रिंग ही खत्म हो जाएगा, वो वापस लौटेगा नहीं अपने नेचुरल लेंथ में। तो इतना हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसके लिए हम स्मॉल एक्सटेंशन देते हैं। वो 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में एरर आ जाएगा। हम 1 मिलीमीटर एक्सटेंड करेंगे बेटा तो वो 1 मिलीमीटर एक्सटेंड किया या 0.9 मिलीमीटर या 1.1 मिलीमीटर, ये हमको मेजर करने में दिक्कत होगा, इसलिए इतना कम भी एक्सटेंड नहीं करेंगे। 1 सेंटीमीटर चलो ठीक है, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया तो न्यूटन पर सीएम आया, उसको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी हमको स्प्रिंग के साइज पे डिपेंड करेगा। थियोरेटिकली यूनिट एक्सटेंशन के लिए जो फोर्स लगाना पड़ा वही के है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसी स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दें और कॉम्प्रेस करके सपोज करो ये यहां तक कॉम्प्रेस किया, यानी नेचुरल लेंथ क्या था स्प्रिंग का बेटा, ये था। अब हमने फोर्स लगाया होगा यार अंदर की ओर, तभी ये कॉम्प्रेस हुआ, यहां तक आ गया। तो यूनिट कॉम्प्रेशन, वो यूनिट कॉम्प्रेशन 1 mm या 1 cm या 1 मीटर हो सकता है। इसके लिए जो फोर्स लगाना पड़ा F, वही क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो समझ में आ गया बेटा K कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया K
का फाइंड आउट करने का तरीका। अब इस तरीके से हम k को डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन हम कर देते, यही लिख देते भाई, फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग is defined as force applied on the spring for unit extension or compression। यूनिट एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन के लिए स्प्रिंग पे जो फोर्स लगाना पड़ता उसी को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। एक चीज और याद कर लो बेटा, अगर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L है, किसी स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L है और फोर्स कांस्टेंट K है, क्या भाई नेचुरल लेंथ L है, नेचुरल लेंथ का मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे तब उसका जो लेंथ है, और फोर्स कांस्टेंट क्या है, K है, तो K इंटू L इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। K इंटू L इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी क्या कह सकते हैं, K is inversely proportional to L। K is inversely proportional to L। स्प्रिंग का लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका फोर्स कांस्टेंट उतना ही कम होगा। स्प्रिंग का लेंथ ज्यादा होगा तो K क्या होगा, कम होगा, और स्प्रिंग का लेंथ कम होगा तो K क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना बेटा। अब ये जो दो फार्मूले हमने लिखे हैं, एक तो F इक्वल टू KX यानी फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, क्या भाई, फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, F इक्वल टू KX, और दूसरा K इंटू L इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी दो फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चंस को चेक करेंगे, इसके एप्लीकेशन को समझेंगे। इजी क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हाँ इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मेडिकल एग्जाम में, मेंस में आ सकते हैं। बाकी इन फार्मूले का एप्लीकेशन ही होता है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाएंगे, इनका एप्लीकेशन होगा। मतलब हमारा क्या कहने का, जैसे हम कहें कि भाई तुमको 2 to 20 टेबल आना चाहिए, तो यार इसका मतलब ये थोड़ी कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में 2 to 20 का टेबल पूछा जाता ना, लेकिन वो होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं याद होगा तो कैलकुलेशन आप फास्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे ये दोनों फार्मूले, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन इनका एप्लीकेशन होगा। ये आपको नहीं पता होगा तो सारा कुछ आता होगा लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कह रहे थे बेटा कि इनका थोड़ा सा एप्लीकेशन सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन ये कि एक स्प्रिंग है, या ऐसे लैंग्वेज में हम दिखाते हैं, when a block of
10 kg is hanged from a spring it extends by 20 cm या 20 mm ले लेते थे, 20 mm। Find its force constant। इसका फोर्स कांस्टेंट क्या होगा ये हमको बताना है। तो कह रहा है कि 10 kg का ब्लॉक जब हैंग कर रहा है तो कितने से एक्सटेंड कर रहा है भाई, 20 mm से। तो फार्मूला लगा F इक्वल टू kx। अब 4 kg का ब्लॉक हैंग करोगे बेटा तो ब्लॉक अपने वेट के बराबर स्प्रिंग पे फोर्स लगाएगा। ये पहले स्प्रिंग ऐसे था, हमने क्या किया 10 kg का ब्लॉक हैंग किया तो ब्लॉक क्या करेगा यार, इसको नीचे खींचेगा ना, किसके बराबर, अपने वेट के बराबर। वेट इसका क्या होगा mg, g 10 लेना तो 100 न्यूटन। तो ये नीचे की ओर खींचेगा, नीचे की ओर खींचेगा तो ये क्या होगा, फैलेगा। इसको हम x कह दे, वही कितना दिया हुआ 20 mm। तो अब हमको k का वैल्यू बताना, k पूछ रहा है। जब ये फोर्स लगाएंगे बेटा तो क्या होगा, स्प्रिंग इसको अपने तरफ खींचेगा। स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो यही है ना। तो कह रहा कि ये 20 mm से फैल रहा, तो 20 mm फैलने के बाद क्या होगा, ये रुक जाएगा। रुक जाएगा इसका मतलब क्या हो, ये फोर्स इस 100 न्यूटन के बराबर है। क्या भाई, ये फोर्स इस 100 न्यूटन के बराबर है। बात समझ रहे हो हमारी बेटा। ये कह रहा कि 20 kg हैंग कर रहे हैं तो स्प्रिंग 10 kg हैंग कर रहे हैं तो स्प्रिंग 20 mm फैल रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 mm के बाद वो क्या होगा, रुक जाएगा। तो क्यों रुक गया भाई, क्योंकि ये फोर्स इसके बराबर होगा। स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है kx वो इस 100 न्यूटन के बराबर होगा। और ये k हमको निकालना है, ये 20 mm दिया हुआ, ये किसके बराबर, 100 न्यूटन के बराबर। तो 100 इज इक्वल टू k। अब इसको हम मीटर में रख दे बेटा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 20 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हो गया, इससे एक जीरो कट जाएगा, -2, ये 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, 10,000 में 2 से डिवाइड किया, 5000 न्यूटन पर मीटर। ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा बेटा, 5000 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो 1 मीटर से एक्सटेंड कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ न्यूटन पर मीटर। तो ये के है। अच्छा, अब एक और इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन ये बेटा कि ये एक स्प्रिंग है और इस पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं अंदर की ओर, इधर अंदर की ओर फोर्स लगा रहे हैं। और अंदर की ओर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये दबेगा। दबेगा तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है वो क्वेश्चन नंबर 2,
write down. When F is equal to 2000 Newton, spring is compressed by 50 mm. 50 mm. Find K, यानी फाइंड K का मतलब क्या हो, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो F इक्वल टू KX। अब क्या होगा भाई, जब हम 2000 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, बेटा ये 2000 न्यूटन लगा रहे हैं, तो होगा क्या, फाइनल फिगर हम बनाए तो कुछ इस तरीके का होगा। ये स्प्रिंग ऐसे दब गया और ये हमने इधर कितना लगाया था भाई, 2000 न्यूटन, और स्प्रिंग कितना दब गया वो दिया हुआ, पहले नेचुरल लेंथ ये था 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर दबा है, 5 cm। तो दब के यहाँ पे रुक गया होगा। क्यों रुका होगा, जब हम फोर्स लगा रहे तो रुक क्यों गया, क्योंकि स्प्रिंग भी इधर फोर्स लगा रहा होगा, और स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा होगा इधर बेटा, ये फोर्स जब इसके बराबर हो जाएगा तभी ये रुकेगा। यानी F को हम क्या लिखेंगे, 2000 इज इक्वल टू K। X कितना, 50 mm यानी 50 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो एक जीरो कट गया, -2 इधर हो गया +2, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई 5। ये K का ये वैल्यू हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट करें बेटा, तो ये कितना हो गया, एक जीरो इसको दे दिया तो 20 डिवाइडेड बाई 5, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर। ये इसका आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 40 किलो न्यूटन पर मीटर। भाई किलो का मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 4 है, तो एक जीरो इसको दे दिया 40 और 10 टू द पावर 3 को किलो लिख दिया, तो 40 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हो गया बेटा हमारा K। K को फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमको K पता होगा तो F निकाल सकते हैं। हमको K पता होगा तो इसी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं भाई, F फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते भाई दूसरे फार्मूले पे, जो दूसरा फार्मूला बेटा F इक्वल टू KL, ये हमने कहा ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। KL इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे क्वेश्चंस मेडिकल में बनते हैं, इंजीनियरिंग में एडवांस में तो नहीं बन सकते, मेंस में इजी क्वेश्चंस में फ्रेम किया जा सकता है। तो क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उसको हम करते बेटा। क्वेश्चन लिखो, देयर आर 2 स्प्रिंग्स या इसको ऐसे लिख लो भाई, 2 स्प्रिंग्स नहीं, राइट डाउन, देयर इज ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K। क्वेश्चन है देयर इज अ स्प्रिंग of force constant K
if it is cut in two equal parts, find force constant of any one part। कर भी कि एक स्प्रिंग है, उसका फोर्स कांस्टेंट के है और उसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया। तो ये एक स्प्रिंग है, मान लेते हैं हम फोर्स कांस्टेंट के, जो दिया और के, लेंथ एल मान लेते हैं, वो नहीं दिया उसको एल मान लिया। करा कि अगर इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दे बेटा, एक ये पार्ट ले लिया, एक ये पार्ट ले लिया, तो ये हो गया L/2, ये हो गया L/2। अब करा कि किसी भी एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो हम K डैश मान ले। क्या मान ले? K डैश। तो अब करा कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, फार्मूला हमारे पास K इंटू L इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इस स्प्रिंग कांस्टेंट और नेचुरल लेंथ का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या हो बेटा, ये केस 2 ले लें और ये केस 1 ले लें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं K2L2 इज इक्वल टू K1L1। क्या भाई, K2L2 इज इक्वल टू K1L1। तो K2 K डैश है, L2 क्या भाई, L/2 इज इक्वल टू K1 क्या बेटा, K, और L1 क्या है, L। ये L और L कैंसिल आउट हो गया, K डैश इसका टू क्या हो गया भाई, 2K। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, लेंथ हाफ होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल होगा। तो ये यहीं से दिख रहा है ना, K इंटू L कांस्टेंट है, ये हाफ हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, नोट करो। There is a spring of force constant K if it is cut in n equal parts, then find force constant of any one part। पिछले क्वेश्चन में दो इक्वल पार्ट में कट किया, तो यहाँ पे n इक्वल पार्ट में कट किया। कह रहा कि n इक्वल पार्ट में कट कर दिया तो किसी एक स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, ये हमको बताना बेटा, किसी एक पार्ट का। तो दो सिचुएशन ले, एक तो जब लेंथ L है स्प्रिंग कांस्टेंट के,
अब n इक्वल पार्ट में कट किया बेटा, तो एक पार्ट जो होगा उसका लेंथ क्या हो जाएगा, एल बाई एन। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश मान लें। तो ये केस 1 है और ये केस 2। क्या हम लिख सकते हैं भाई, K2L2 इज इक्वल टू K1L1, K1 के L1L, K2 K डैश हमने माना, यही हमको निकालना है, और L2 क्या, L बाई एन। तो एल एल कट गया, K डैश इसका टू क्या आ गया भाई, N K इंटू N। मतलब क्या हुआ कि लेंथ n टाइम्स डिक्रीज कर गया, तो k n टाइम्स इंक्रीज कर गया बेटा। अगर पिछले क्वेश्चन में देखें 2 पार्ट में कट किया था तो n के जगह 2 रख दे तो 2 के आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन का आंसर यही था, थर्ड वाले का। तो ये इस तरीके से हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे अब हम एक और कराएंगे बेटा, फिर न्यूटन से थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे, जो लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन वगैरह डिस्कस किया था, लेकिन उस पे कोई बेसिक क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमने डिस्कस नहीं किया था बेटा। उसी न्यूटन थर्ड लॉ को हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या दे रहा है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5, there are 2 springs of force constant uh, 3500 Newton per meter, of force constant 3500 Newton per meter. Write down further. It is cut in 2 parts in ratio 5:7। 2 पार्ट में कट कर रहा है बेटा, किस रेशियो में, 5:7 रेशियो में। फाइंड फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट, ईच पार्ट, हर एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते भाई। तो करें कि एक स्प्रिंग है, उसका फोर्स कांस्टेंट कितना है, K इक्वल टू 3500 न्यूटन पर मीटर। अब उसको 2 इक्वल पार्ट में कट किया 5:7 में, तो टोटल लेंथ हम इसका 12L मान ले बेटा। देखो टोटल लेंथ L भी मान सकते हैं, ये हम एक शॉर्टकट बता रहे हैं। टोटल लेंथ L मानेंगे तो इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, ये निकालना पड़ेगा बेटा। लेकिन 12L यानी दिस प्लस दिस कर दिया, 12L लेंथ ले लिया, तब दोनों पार्ट का लेंथ निकालना बहुत ही आसान है, इसलिए हमने ऐसा लेंथ लिया। तो ये कितना है, 5L,
और ये कितना 7 है। इसका फोर्स कांस्टेंट K1, इसका फोर्स कांस्टेंट K2, यही हमको दोनों का फोर्स कांस्टेंट निकालना है। यानी एक स्प्रिंग है बेटा, अगर हम उसका लेंथ L लेते तो ये 5L/12 होता, ये 5L, ये 7L/12 होता। वैसे भी आप करेंगे सेम आंसर आएगा, आप उस तरीके से करके देख लीजिए। हमने क्या किया, 5:7 के रेशियो में है यार, तो 5 + 7 कर लिया, 12 आ गया, तो हमने 12L लेंथ मान लिया। तो अब 5:7 के रेशियो में कट करें तो ये 5L, ये 7L, दोनों का रेशियो लो 5:7 आ रहा है, और दोनों का सम ले लो 12 आ रहा है, यानी ये सही है। तो इसमें कैलकुलेशन आसान है क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आया ना। तो अब ये इस पार्ट का K क्या होगा, इस पार्ट का K क्या होगा, K2 माना, ये हमको निकालना है। फार्मूला क्या करा, KL = कांस्टेंट। तो हम पहले ये और ये स्प्रिंग ले बेटा, तो K1 × 5L = this 3500 × 12L। भाई K1 L1 = K2 L2, यही होगा ना। तो ये L और ये L कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ 5 7 35, तो 700। तो K1 क्या हो गया बेटा, 12 × 84, 8400 न्यूटन पर मीटर। ये हो गया इसका K। 7 दूनी 14, 4 1 7 1 8, इस स्प्रिंग का K हो गया। अब इस स्प्रिंग का K निकालें तो K1 L1 = K2 L2 ऐसे कर लेंगे। तो K2 × L2, K2 इसका K क्या, K2 × L क्या, 7L, = इसका K क्या है, 3500 × L क्या है, 12L। ये L और ये L कैंसिल आउट हो गया, 7 × 5 = 35, 500 हो गया ये। तो 500 × 12, 12 × 5 = 60, यानी ये 6000 हो गया। K2 = 6000। K2 क्या आ गया बेटा, 6000 न्यूटन पर मीटर। ये हो गया। तो अब जो ये लिखा बेटा K × L = कांस्टेंट, इस पे लगेगा, और यहां से हम ये भी देख रहे हैं K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, यानी लेंथ बढ़ेगा तो K घटेगा, लेंथ कम होगा तो K ज्यादा होगा। देखें यहाँ पे है कि नहीं, इसका लेंथ सबसे कम है तो K सबसे ज्यादा है, इसका लेंथ थोड़ा और ज्यादा है तो K घट गया, इसका लेंथ सबसे ज्यादा तो K सबसे कम है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो इन फार्मूले का एप्लीकेशन आगे कहीं न कहीं आएगा बेटा, और ये आपको पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चंस हमने दिए स्प्रिंग कांस्टेंट के लेंथ को डिवाइड करने पे जनरली बुक में नहीं मिलता है, और कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है। तो भाई जब इस टाइप के सवाल किए नहीं रहोगे बेटा तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए हमने इस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस दिए हैं। भाई जितना क्वेश्चन हम करा रहे बेटा, अगर इतना भी क्वेश्चन कर लोगे 100% आपका मेंस, एडवांस या नीट में सिलेक्शन सफिशिएंट है। लेकिन इतना करो तो इतना समझ के करना होगा, इतना आपको समझना होगा बेटा। उसके अलावा HC वर्मा कर लो, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स कर लो, लेकिन जितना हम करा रहे हैं उतना कर लिए तो बहुत है। तो फिर आपको किसी बुक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बुक से सॉल्व करो बेटा, जो नहीं आता हमारे पास भेजो, हम उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन बताएंगे, और जितना पढ़ाया उसी में से हम समझाएंगे उन चीजों को। ये हो गया। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ पे आते बेटा। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने पहले ही स्टेट करा हुआ है,
every action has a reaction equal in magnitude, opposite in direction, and action and reaction acts on two different bodies. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पे कैसे बनते हैं, मेडिकल के लिए या बोर्ड के लिए हो सकता है, मेंस या एडवांस में ये चीज पूछा नहीं जाएगा बेटा, लेकिन इसका एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। ये एक ब्लॉक हमें और ये ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, एक ब्लॉक है ग्राउंड पे रखा हुआ। इस ब्लॉक पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, मास इसका m मान लेते हैं, mg डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, n अपवर्ड। दोनों फोर्स किस पे लग रहे हैं बेटा, ब्लॉक पे लग रहे हैं। दोनों फोर्स किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है। अब आपको ये बताना कि क्या ये एक्शन रिएक्शन है, नहीं। क्यों भाई, दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, दोनों बराबर है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, फिर भी एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि ये दोनों किस पे एक्ट कर रहे हैं, एक ही बॉडी पे, उसी ब्लॉक पे लग रहे हैं, इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्वेश्चन ये है, मेंशन reaction force of first question and second question mg, इन दोनों का रिएक्शन क्या, ये हमको बताना है। अगर इनको हम एक्शन मान लें, इस दोनों, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं, तो इस दोनों को हम एक्शन मान लेते हैं, तो इनका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन फोर्स क्या है, डिस्कस करते हैं, अलग हम बताते हैं बेटा। देखो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे। कौन लगा रहा है, ग्राउंड। कौन लगा रहा है, ग्राउंड। तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, ये ब्लॉक ग्राउंड पे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, दिस इज रिएक्शन। समझ में आया, ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे। कौन लगा रहा है, ग्राउंड। तो रिएक्शन क्या होगा, ये ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब दूसरा डिस्कस करते हैं एमजी। एमजी कौन लगा रहा है बेटा, अर्थ। एमजी ग्राउंड नहीं लगा रहा है, ग्राउंड तो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, जहां पे ब्लॉक रखा वो सरफेस लगा रहा है, लेकिन एमजी अर्थ एज अ होल ये फोर्स लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर। तो रिएक्शन क्या होगा, इस अर्थ के ऊपर ये ब्लॉक फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की ओर, यह है रिएक्शन। समझ में आया भाई, एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या है, ये रिएक्शन फोर्स हुआ। ये अगर ये एक्शन है तो इसका ये रिएक्शन है। चलो दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये बेटा कि एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है इस तरीके से। अब इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट खुद का mg, अगर मास m मान ले, और एक टेंशन लग रहा होगा ऊपर की ओर T। हमको बताना क्या इस क्वेश्चन में, रिएक्शन फोर्स। मेंशन रिएक्शन।
किसके लिए भाई? पहला क्वेश्चन टी के लिए, दूसरा क्वेश्चन mg के लिए। तो mg पे कौन फोर्स लगा रहा है? ब्लॉक पे जो mg फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है बेटा? अर्थ। तो ये ब्लॉक अर्थ पे mg अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। ये हो गया रिएक्शन फोर्स इस वाले का। अब टेंशन का देखें तो टेंशन कौन लगा रहा है ब्लॉक पे? स्ट्रिंग। इस ब्लॉक पे टेंशन कौन लगा रहा है? ये स्ट्रिंग लगा रहा है ना भाई। तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा बेटा? इस स्ट्रिंग के ऊपर, ये जो ब्लॉक है ये हमने स्ट्रिंग बनाया, ये जो ब्लॉक है स्ट्रिंग के ऊपर नीचे उतना ही फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड। दिस इज रिएक्शन फोर्स। ये क्या हो गया? रिएक्शन फोर्स। फोर्सेस और भी लग रहे होंगे इसी स्ट्रिंग पे, हम तो इसका रिएक्शन फोर्स बता रहे हैं, बाकी यहाँ भी स्ट्रिंग पे फोर्स लग रहा होगा। ये जो सीलिंग है इसको ऊपर की ओर खींच रहा होगा। और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दिखाएं यहाँ पे। अगर हमारा आंसर ये हो गया बेटा, ये इसका आंसर ये हो गया। हम आगे की बात मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग को ये जो सीलिंग है ये ऊपर की ओर खींच रहा होगा इसी टेंशन टी से, क्योंकि हमने पहले ही कहा था अगर स्ट्रिंग का मास मेंशन नहीं है तो उसको हम क्या लेते हैं? मासलेस लेते हैं। और मासलेस लेते हैं तो स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होगा। तो ये जो सीलिंग है ये स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। ये इसको एक्शन ले लें तो यही जो स्ट्रिंग है वो सीलिंग के ऊपर इतना ही फोर्स नीचे की ओर लगा रहा होगा। ये क्या हो गया बेटा? रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया बेटा। एक्शन रिएक्शन फोर्स को आगे फिर हम मेंशन करेंगे और क्वेश्चंस के फॉर्म में तो नहीं देंगे लेकिन मेंशन जरूर करेंगे एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट क्लास में जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि अभी एक्शन रिएक्शन फोर्स अगर कॉम्प्लिकेटेड केस के लिए डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा, समझ में उतना नहीं आएगा। इसलिए हमने केवल 2 सिंपल एग्जांपल डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या उस पर नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स 0 है या उसका एक्सेलरेशन 0 है या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऐसे बॉडी को हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा इक्विलिब्रियम का होगा। तब तक आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए, खुश रहिए, पढ़ने में मन लगाइए। सो वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।